नमस्कार दोस्तों। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमारे जितने भी टाइप के एम्पलीफायर हैं, चाहे कॉमन बेस हो, कॉमन अमीटर हो या कॉमन कलेक्टर हो, उन सभी एम्पलीफायर्स को हम लो फ्रीक्वेंसीज़ पे और मीडियम फ्रीक्वेंसीज़ पे एनालिसिस पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से कोई भी बीजेटी एम्पलीफायर है, अगर उसको आप वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे एनालिसिस करना चाहते हो तो उसका सारा बेसिक्स इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो अगर हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी आप स्टडी करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं बीजेटी एम्पलीफायर्स में, उन कैपेसिटर्स की वजह से एक रिएक्टेंस शो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफ सी, और उसका फार्मूला है दोस्तों 1/2πfc। इन केस दोस्तों एफ अगर आपका बहुत ज़्यादा है, इस एफ का मतलब है दोस्तों जो इनपुट सोर्स वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इन केस दोस्तों अगर आपका जो कैपेसिटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। और 1 डिनोमिनेटर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो 1 डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत कम होगी। और इस केस में दोस्तों आपका जो कैपेसिटर है वो डेफिनेटली एक शॉर्ट सर्किट्स की तरह काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो कैपेसिटर है, मान लीजिए अगर वो मीडियम रेंज का है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है, उस केस में भी F इंटू सी का प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर की वैल्यू फिर से बहुत कम होगी। उस केस में भी आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपका हाई फ्रीक्वेंसीज एनालिसिस जब आप करोगे, इन केस आपका जो कैपेसिटर है वो काफ़ी कम है। कैपेसिटर का मतलब दोस्तों आपका बाईपास कैपेसिटर हो सकता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर हो सकता है और कपलिंग कैपेसिटर हो सकता है बीजेटी एम्पलीफायर्स में। अगर कपलिंग कैपेसिटर्स या इनमें से जो भी कैपेसिटर आपका स्मॉल वैल्यूज़ का है, तो स्मॉल वैल्यू मल्टीप्लाई विद लार्ज वैल्यूज़, तो दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट एक मीडियम वैल्यू आएगा। और मीडियम वैल्यू आने की वजह से 1/मीडियम वैल्यूज़ डेफिनेटली एक्सी की वैल्यू कुछ मीडियम वैल्यूज़ होगी और उसके इफेक्ट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और उस इफेक्ट को कंसिडर करके जो एनालिसिस होगा उसे कहते हैं दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। यानी जो हमारे बीजेटी एम्पलीफायर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम उस टाइम पे करेंगे जब वहाँ पे यूज़ हुए कैपेसिटर्स आपके स्मॉल वैल्यूज़ के होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जब हमने ईडीसी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट की थी तो डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड रखते थे तो उस केस में हमारा पीएन जंक्शन एक कैपेसिटेंस शो करता था जिसको हम बोलते थे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड होता था, उस केस में हमारा जो डायोड है वो एक कैपेसिटेंस शो करता था जिसको हम बोलते थे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। दोस्तों ठीक यही दो कैपेसिटेंस यहाँ बीजेटी एम्पलीफायर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये हमारा बीजेटी है, रीजन वाइज मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। दोस्तों अमीटर और बेस ये आपका सिंबल होता है। अगर हमें किसी भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाना है तो डेफिनेटली आपके जो दो जंक्शन हैं, अमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड रखना होता है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस्ड रखना होता है। तो दोस्तों जो जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, डेफिनेटली जो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड था, डायोड भी आपका एक जंक्शन ही होता है, पीएन जंक्शन, तो उसकी वजह से आपको जहां डिफ्यूजन कैपेसिटेंस मिलता था, ठीक इन द सेम वे जब ट्रांजिस्टर को आप एक्टिव रीजन में काम कराओगे तो जो अमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। उसकी वजह से बेस और अमीटर के बीच में एक कैपेसिटेंस शो होगा जिसको हम कहेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और इसी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को दोस्तों सी बी डैश ई भी बोलते हैं या सी ऑफ पाई भी बोलते हैं। बी डैश क्या है ये आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिर दोस्तों बात करते हैं हमारे कलेक्टर जंक्शन की। कलेक्टर जंक्शन अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम कराएंगे तो कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। इसी वजह से हमारा बेस और कलेक्टर के बीच में एक कैपेसिटेंस शो होगा, जिस कैपेसिटेंस को दोस्तों हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या सीसी कैपेसिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी म्यू कैपेसिटेंस भी कहलाता है या आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहलाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे किसी भी बीजेटी एम्पलीफायर की हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ने से पहले। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बीजेटी का एनालिसिस होगा एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे।
तो नॉर्मली हमने मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे जो एनालिसिस की उसके लिए एच पैरामीटर मेथड था, पाई मॉडल था और हमारा टी मॉडल था। लेकिन दोस्तों जो हाइब्रिड पैरामीटर्स मेथड है ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पे काम नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों जो बीजेटी का एनालिसिस है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वो हम डेफिनेटली पाई मॉडल की हेल्प से करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पाई मॉडल कैसे यूज़ होता है, ऑलरेडी मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे बीजेटी एम्पलीफायर्स का एनालिसिस किया जा चुका है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग किसी भी एक सिंपल ट्रांजिस्टर्स का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, यहाँ बेस है, ये कलेक्टर है, ये अमीटर है। तो दोस्तों हमें पता है कि बेस और अमीटर जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। इसकी वजह से बेस और अमीटर्स के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जिसको हम CB-E भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन है, कलेक्टर जंक्शन, वो रिवर्स बाइस्ड होगा। उस रिवर्स बाइसिंग की वजह से बेस और कलेक्टर के बीच में हमारा जो कैपेसिटेंस है या वो CT ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या उसे हम C-म्यू या CB-E भी बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ये B- क्या है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये इसका सिंबल है और ये मैं यहाँ पे इसको रीजन वाइज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये अमीटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। दोस्तों बी क्या है, बी है आपका बेस टर्मिनल यानी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस B- की बात करूँ तो दोस्तों बेस के अंदर, बेस रीजन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिसको मैं B- से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जंक्शन है JC वो आपका क्या होगा, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस होगा जिसको मैं क्या कहूँगा, CB-, क्योंकि ये बेस रीजन के अंदर का पॉइंट है और ये C है। तो ये आएगा दोस्तों CB-C, ये कैपेसिटेंस है। अगर मैं अमीटर जंक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपका अमीटर और बेस के अंदर वाले रीजन्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैपेसिटेंस शो होगा, जिसे मैं कहूँगा CB-E, यानी B-E और B-C। तो ये दो टाइप के आपके कैपेसिटेंस होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट्स के। इक्विवेलेंट सर्किट्स का अगर मैं पाई मॉडल यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा बेस है, ये मेरा कलेक्टर है और यहाँ पे दोस्तों मेरा अमीटर है, ये मेरा अमीटर पॉइंट है। दोस्तों बेस टर्मिनल आपका जो बेस रीजन है उसका एक्सटर्नल टर्मिनल जो है उसे हम कैपिटल B रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर, बेस रीजन के अंदर किसी एक पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली वहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे शो होगा जिसको मैं स्प्रेड रेजिस्टेंस बोलता हूं। वो होता है दोस्तों स्मॉल RB, यानी अंदर के रीजन का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो बेस रीजन के अंदर जो पॉइंट है इसे मैं B- कहूँगा। तो ये जो पॉइंट है ये B- है। तो दोस्तों B और B- के बीच में हमारा स्मॉल RB एक रेजिस्टेंस होगा। अब जो B- है उस पे हमारा जो पाई मॉडल है तो डेफिनेटली यहाँ R पाई रेजिस्टेंस भी आएगा। तो ये R पाई रेजिस्टेंस यहाँ होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये R पाई क्या है। दोस्तों R पाई रेजिस्टेंस डेफिनेटली किसी भी बीजेटी एम्पलीफायर पे DC एनालिसिस जब आप करोगे तो उस केस में ये आपका VT/IB, ये IB है आपका DC बेस करंट, तो ये वैल्यू आपका R पाई कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों बेस और अमीटर के बीच में एक हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी है जिसको मैं C पाई या CB-E बोलता हूँ। तो ये कैपेसिटर भी हमने यहाँ लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ B- है, तो इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस है जिसको मैं CB-C बोलता हूँ। तो ये हमारा है CB-C, तो ये आपका कैपेसिटेंस है। और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस भी आएगा जिसको हम कहेंगे RB-C, ये रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच आएगा। अब दोस्तों कलेक्टर और अमीटर के बीच में डेफिनेटली अगर आपने R पाई मॉडल अच्छे से पढ़ा है तो क्या होता है, एक आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू होती है GM/V पाई। V पाई होता है दोस्तों ये जो हमारा R पाई रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे हम V पाई कहते हैं। और V इन क्या होगा दोस्तों, जो बेस टर्मिनल पे आपकी वोल्टेज होगी वो डेफिनेटली आपकी V इन कहलाएगी। तो V पाई और V इन दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे कलेक्ट की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों ये आपका R0 है। R0 जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन अमीटर। और R0 की वैल्यू भी आप DC एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट करोगे। वो होता है दोस्तों अर्ली वोल्टेज प्लस
कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट। ये वैल्यू आपकी आर नोट की वैल्यू होती है। ये जो कलेक्टर करंट है ये आपका डीसी एनालिसिस के बाद जो कैलकुलेट करते हो वो ये कलेक्टर करंट है। डीसी एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि जहां आप कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर दें, वोल्टेज सोर्स अगर एम्पलीफायर्स में है उसको आप जीरो बना दें और सिर्फ आप डीसी सोर्सेज को कंसिडर करके आप करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों कभी भी जब हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस स्टडी करोगे तो ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा। इसमें दोस्तों बी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, सी आपका कलेक्टर है, ई आपका अमीटर है, बी डैश जो है दोस्तों ये आपका बेस रीजन के अंदर वाला कोई एक नोड पॉइंट है, नोड इनसाइड द बेस रीजन। अब दोस्तों इसमें से कुछ नॉलेजेबल चीज़ें देख लेते हैं। जो स्मॉल आर बी है यानी जो बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस है ये डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल बेस टर्मिनल और इनसाइड द नोड जो होगा बेस रीजन्स के उसके बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू दोस्तों कम होती है। आर बी आपका स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद दोस्तों आर पाई ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सी पाई ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, आपको दिया जाएगा। सी म्यू ये दोस्तों आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, उस पर रिवर्स बायस होने के बाद ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो सी म्यू है। इसी को दोस्तों हम सी बी डैश सी बी बोलते हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों जीएम है। जीएम क्या होता है? ट्रांस कंडक्टेंस। तो यहाँ पे जीएम कैसे निकलेगा? जीएम निकालने के लिए भी दोस्तों आपको डीसी एनालिसिस का स्टडी करना पड़ेगा और इसका फार्मूला होता है दोस्तों कलेक्टर करंट यानी डीसी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय वीटी। वीटी इज अ थर्मल वोल्टेज। फिर इसके बाद दोस्तों ये आर बी डैश सी है, ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है कलेक्टर जंक्शन पे। कलेक्टर जंक्शन दोस्तों रिवर्स बायस्ड है तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस वहाँ शो होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इन ऑर्डर ऑफ 4 मेगा ओम्स। तो दोस्तों इतनी हाई वैल्यूज़ है तो कई बार हम क्या करते हैं, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने ट्रांजिस्टर्स का बनाया था यूजिंग पाई मॉडल, उसमें आर बी डैश सी को हम ओपन सर्किट्स दिखा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट मॉडिफाइड सर्किट है वो कुछ ऐसा रह जाता है। तो आर बी डैश सी को हम हटा देंगे तो किसी भी एक बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ पाई मॉडल आपको ऐसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ के केस में किसी भी एक ट्रांजिस्टर को इस इक्विवेलेंट सर्किट से आप रिप्लेस करोगे और हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कब आपकी इफ़ेक्टिव होती है, किस केस में किस कैपेसिटर्स की वैल्यू कम ज़्यादा या मीडियम होने पे उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, कब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होंगे, कब ओपन सर्किट होंगे, कब उनका जो इफ़ेक्ट है वो कंसिडर करने लायक होगा, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आरसी कपल्ड कॉमन अमीटर एम्पलीफायर लूँगा और उस एम्पलीफायर का करंट गेन एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।